हेलो दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खजान आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बुनियादी बैच में स्वागत करता हूं। जिस तरीके से अभी हम लोग का बुनियादी बैच एनसीईआरटी की क्लास प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, उसी क्लास को छठी क्लास को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सातवीं क्लास की जो पॉलिटी है उसको अभी हम लोग कर रहे हैं। उसी में जो कड़ी हम लोग कंटिन्यूटी कर रहे थे, उसी में जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसमें देखना है कि महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। ये एक दो परिवार की समस्या नहीं है, ये समाज के लिए है, बहुत बड़ा मामला है। ठीक, फिर कह रहा है इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल ठीक है, व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं परंतु शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ के क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक ना। क्या कह रहा है? समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमने पढ़ा है मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार, वही मामला कह रहा है। संविधान कहता है, समझिएगा, संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 यही तो कहता है, 14 से 18 तक के बीच में समानता का अधिकार। क्या कहता है? संविधान कहता है, ठीक, कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। ये तो संविधान कह तो दिया, लेकिन वास्तव की अगर बात करें तो समाज में इसकी भेदभाव दिखती है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। सरकार हमें हर संभव प्रयास कर रही है। क्या प्रयास करेगी? एजुकेटेड करेगी महिलाओं को अपनी पावर देगी, महिलाओं के लिए अधिकार देगी, है नहीं। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। ठीक, स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। भाई इतना सारा देखो, होता क्या है, घर में जब ज्यादा कामें होती है ना, तो मतलब बहुत ऐसे परिवार है तो ये मानसिकता बना रखे हैं कि घर की लड़कियां हैं, घर के कामकाज सीखेगी, जहां भी शादी होगा घर की काम करेगी। ठीक, पढ़ के क्या होगा, स्कूल जाने से क्या होगा, उसको घर का काम करना है ना, तो घर के कामों को सिखाओ, घर की चीजों को घरों में उनको इन्वॉल्व रखो। ठीक है, इस तरीके की वो क्या करते हैं, सोचते हैं। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी, और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। ठीक, आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या है? शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, किसी भी संस्था की बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। ठीक, फिर कह रहा है कि यहाँ क्या दिखा रहा है, समझिएगा, यहाँ दिखा रहा है ये मध्य प्रदेश का एक गांव है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ रहे हैं।
ठीक है ना, क्या है, आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है बहुत सी स्त्रियां, जैसे कहानी में सोनाली की मां और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं, जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती है। इसे प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। मतलब एक महिला सुबह उठती है, 5 बजे उठती है, बच्चों को पूरा रेडी करना, पति के लिए खाना नाश्ता बनाना, घर के सारे झाड़ू पोछा करना, फिर उसके बाद किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री, किसी दुकान में जाकर शाम तक काम करती है। और फिर वह महिला काम करके जब आती है वापसी 5 बजे 6 बजे, तो अपने घर के सारा कामों में इन्वॉल्व हो जाती है, लग जाती है। उसको क्या कहते हैं, दोहरे बोझ। समझ में आ गया ना। चलिए अब कह रहा है इसमें, क्या आप सोचते हैं कि पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखिए पोस्टर के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। यह पोस्टर जो है वह बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। ये वाला जो पोस्टर है दिख रहा है ना आपको, बंगाल की एक महिला है, के समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? देखिए क्या है, चूंकि इसी बंगाली भाषा है, समझ में तो आएगा नहीं हम लोग को क्या लिखा है। अब यह है प्रैक्टिस। कह रहा है साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य या है या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। बिल्कुल सही कह रहा है, नहीं पाया जाता, अंतर होता है। फिर कह रहा है कि हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। कौन कह रहा है, बढ़ता हुआ समाज। अब नई जनरेशन की बात कह रहा है, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। अरे भाई अभी बताया था ना, काम कैसे नहीं करती है, सुबह से शाम तक काम ही तो करती है, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, कम समझे जाते हैं। ठीक ना। चलिए यहां पे अब इसको आगे देखते हैं क्या है। अब यहां पे कह रहा है अस्मिता। इसका मतलब क्या क्या है, शब्दों का मतलब उसकी बात कर रहा है। ठीक ना। अस्मिता का मतलब क्या होता है, यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिताएं हो सकती है। जैसे एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। अरे भाई एक महिला है, ठीक, क्या कह रहा है, एक लड़की है, बहन है और संगीतकार है। नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना। एक लड़की है, किसी न किसी की तो बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बुआ होगी। वही जब किसी ऑफिस में काम करने जाएगी वहां पे सीनियर जूनियर ग्रुप में काम करेगी। ठीक है। चलिए फिर कह रहा है दोहरा बोझ। अभी जैसे कि हमने बताया आपको, शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है 2 गुना वजन। समानतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर भी दोहरा कार्य संभालती है। मैंने बताया ना अभी। फिर कह रहा है देखभाल। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना इत्यादि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होते हैं देखभाल वाले में। फिर कह रहा है अवमूल्यित। जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोजकर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना कहे, तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। समझ आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5, औरतों ने बदली दुनिया। ओ तेरी, औरतों ने दुनिया बदल दी। ये हुई ना बात, औरतों ने दुनिया बदल दी। देखते हैं कैसे बदली औरतों ने दुनिया। ठीक है, औरतों ने दुनिया
कैसे बदलती है उसको देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। अभी हमने देखा ना, घर की महिलाएं काम करती उसको लोग वैल्यू नहीं देते हैं। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। ठीक है, पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। मतलब ये कह रहा है, देखिए महिलाओं दुनिया तभी बदल सकती है जब वह क्या होगी, शिक्षित होगी। ध्यान रखिएगा, जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी दुनिया नहीं बदल सकती, समाज नहीं बदल सकता, परिवार नहीं बदल सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए ग्लोब आ गया हाथ में, है ना। अब देखिए यहां पे आपको चित्र बनाना है कि किसान क्या कर सकता है, खेती कर सकता है, मजदूर क्या कर सकता है तो कहीं काम कर सकता है, एक नर्स क्या कर सकता है उसके बारे में दिखा रहा है, हॉस्पिटल का फोटो बनाना है, एक वैज्ञानिक क्या कर सकता है तो परमाणु बम बना सकता है, पायलट जहाज उड़ा सकता है, और एक टीचर शिक्षक क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। इसकी फोटो बनाने के लिए इसमें क्या कह रहा है, अब कह रहा है चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के इसमें अब ये दिया है कि शिक्षक का जो काम है वो कौन कर सकता है उसके बारे में देख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो कहने का मतलब इसका ये है कि शिक्षक जो है वह पुरुष का चित्र होगा कि महिला का चित्र होगा, या क्या लिखा है, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं, इसके बारे में देखना है। अब एक बात बताइए कि जो पुरुष शिक्षक है वह पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकता है। अब किसान जनरली क्या होता है, पुरुष ही होता है सिर्फ, मिल मजदूर दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। फिर नर्स कौन होगी, महिलाएं होगी, वैज्ञानिक दोनों हो सकती है, पायलट दोनों हो सकती है। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि पुरुष क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं, तो बिल्कुल है। फिर कह रहा है किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है। ठीक, यानी कि नर्स में, वैज्ञानिक में, पायलट में, शिक्षक में, मिल मजदूर में भी है। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है, क्या नर्स तो महिला ही होंगी ना। क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है, यदि है तो क्यों, इसके बारे में इसको क्या करना है, बताना है। ये आपके एग्जामिनेशन स्कूल में एग्जाम होता है ना, उसमें आपको इस चीजें रेखांकित करने हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये देखिए मक्का का जो बाल है उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, 83.6% जो महिलाएं हैं खेतों में काम करती हैं, उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। पता है ना क्या हो रहा है, ये महिलाएं भी खूब काम करती हैं, ठीक, लेकिन सोचते हैं भाई किसान मतलब पुरुष। फिर कह रहा है रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। देखिए ये सब लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है इस बारे में, समझिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देख लिए ना। शिक्षक, किसान महिला नहीं होगी, मिल मजदूर में कम संख्या ज्यादा में है, नर्स सिर्फ महिलाएं, वैज्ञानिक दोनों है, पायलट दोनों है। तो ये चीजें हमारे यहाँ है। फिर कह रहा है, जरा इसमें देखते हैं, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है
कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती है। ये इस तरीके की सोच है, ठीक ना। सोच क्या है, होती भी है। पुरुष लोग तो बस करना भी नहीं चाहता है नर्स की नौकरी, पुरुष ज्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष भी नर्स सहायक होते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है, इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारा परंपराएं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण देने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। है मैंने क्या कहा कि समाज में यही होता है। लोग सोचते हैं स्कूल क्यों जाओगे, क्या करोगे पढ़ के। अरे भाई खाना ही तो बनाना है, बड़ी हो गई थोड़ी सी, 18 साल 17 साल की हो गई, शादी कर दो। अरे खाना बनाना सीखो, घर कैसे चलाना हो सीखो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो। बहुत ऐसे परिवार तो स्कूल भेजते भी नहीं है। हाँ, किसी कारणवश अगर प्राइमरी विद्यालय तक भेज भी दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, भेज भी दिया प्राइमरी विद्यालय तक, हायर एजुकेशन नहीं। डॉक्टर इंजीनियर तो कुछ परिवार की लड़कियां हैं जो करती हैं, लेकिन पहले कहां। फिर कह रहा है यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था, लड़कों को बचपन से ही दूसरे के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। क्या रहा है ना, ये होती है। किसी परिवार में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यह किया जाता है कि उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है दिमाग में कि भाई तुम जल्दी जल्दी अच्छा ऐसा करो, जल्द से जल्द नौकरी करो, जल्द से जल्द कमाने की सोचो, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। रूढ़ियों को तोड़ा है, देखते हैं क्या है। देखिए एक महिला है ना, और क्या कर रही है, रेल की ड्राइवर में है शायद। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। अब समझ में आ गया ना, ये मानसिकता था ना कि ड्राइवरी कौन करेगा, पुरुष करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब महिला भी ड्राइवरी कर रही हैं। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहले ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गया। मतलब कि ये जो लड़की है, इन्होंने क्या की, एक गरीब परिवार से आती है झारखंड में, ठीक। इनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी इनके माता पिता ने ऐसा दृढ़ लिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और इन्होंने पढ़ा। लेकिन इन्होंने इनके साथ जिम्मेदारियां क्या क्या था, घर की सारा जिम्मेदारी को करने के बाद, करते हुए, सारा काम को देखते हुए इन्होंने क्या किया, ITI डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक से, और फिर रेलवे की वैकेंसी इन्होंने डाला और इन्होंने सिलेक्ट हो गया। फिर कह रहा है, लक्ष्मी कहती है मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है,
मैं उसे करके रहती हूं। देखिए चैलेंज देखिए इसके लिए। फिर कह रही है लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। फिर कह रहा है उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊं। इतना अच्छी विचार है। मैं ठीक हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, हमारे माता पिता को अच्छा लग रहा है, हमारे माता पिता हमको सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया जाओ भाड़ में, करके दिखा दिया ना। हाँ, ये कहने का इसका मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे कह रहा है परिवर्तन के लिए सीखना। ठीक है, परिवर्तन के लिए सीखना। अब देखते हैं क्या है। मैं कह रहा है स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम क्या करते हैं, ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और कुछ पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। बताया ना मैंने, अधिकांश बच्चे वो कौन से काम सीखते हैं जो उनके परिवार में होता है और जो उनके घर के बुजुर्ग लोग करते आए हैं। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। देख लीजिए, मतलब सारा काम कर रही है, मिट्टी काट रही है, मिला रही है, ला रही है, लेकिन चाक नहीं चला पा रही है, इसलिए वह कुम्हार नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। 19वीं शताब्दी में लगभग शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। लगभग 200 वर्ष पूर्व विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। पहले नहीं था, ठीक, पहले तो सोचो ना कि इतना दूर दूर तक विद्यालय था कि जहां पुरुष ही लड़के ही सिर्फ जा पाते थे, लड़कियां नहीं जा पाती थी, सुविधाएं नहीं थी, कैसे जाती, रास्ते ठीक नहीं थे और सुरक्षा का भावना ऐसे ही बरकरार रहता था उन लोगों में, है नहीं, तो ऐसे लड़कियां एजुकेटेड नहीं हो पाती थी। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है, फोटो में देखते हैं रमाबाई क्या कह रही है। ये रमाबाई का फोटो है, देखिए। अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। समझ रहा है ना, जिस समय की बात कह रहा है, महिलाओं को शिक्षा दिया ही नहीं जाता था। ठीक, औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेर गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। अरे भाई, यहाँ तो लड़के को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, विधवा और पुरुषों उसको क्या कौन पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा था।
उन्हें लड़की से चीजें बनाने, लकड़ी से नई चीजें बनाना, छापा खाना चलाना जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को काम ही सिखाई जाती है। ठीक, ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिखा रहा है। रमाबाई एक मिशन चलाती थी ना, ध्यान रखिएगा, रमाबाई कौन थी? एक मिशन चलाती थी। अब कह रहा है आइए हम रास सुंदरी देवी का अनुभव पढ़े। अभी रास सुंदरी देवी के बारे में पढ़ते हैं, क्या कह रही थी। जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में रहती थी। कहाँ रहती थी? पश्चिम बंगाल में। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा। किस भाषा में लिखा होगा? बांग्ला भाषा में लिखा। उनकी पुस्तक है, क्या कौन सी पुस्तक है? अमार जीवन। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? अमार जीवन। ठीक ना, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक ना, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। ठीक है, उस समय लोगों का विश्वास था यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। देखिए, देख लिए ना, मतलब इस तरीके से भरमा रहा है लोगों को कि लोग पढ़े ही नहीं। अब बताइए, किसी लड़की के लिए विधवा शब्द का उपयोग अगर आप करेंगे कि आप ऐसा करोगे तो विधवा हो जाओगे, आप दुर्भाग्यपूर्ण हो जाओगे, कोई व्यक्ति ऐसा करेगा क्या? कभी नहीं कर सकती। फिर कह रहा है इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना भी सीखा। ठीक, फिर कह रहा है मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। बाप, समझिए क्या चुनौती थी इनके लिए, क्या चुनौती था रास सुंदरी देवी के लिए। वह छुप छुप के पढ़ती थी ताकि समाज के कोई लोग देख न ले। फिर कह रहा है मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। ठीक है, मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने परिवार का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। ठीक ना, यानी कि इनकी इच्छाएं जो थी वो पढ़ने के प्रति जागरूक होने लगी। लेकिन समाज क्या कह रहा है? आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने संघर्ष किया, लड़ा परिवार वालों से कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, मुझे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है। ठीक, फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत, एक संत है, कौन? चैतन्य भागवत। ठीक ना, चैतन्य भागवत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। ये पुस्तक कहीं वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय तार के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। पहले यही सब था, जमीन पे, तार के पत्तों पे, किसी के छाल पत्तों पे। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता तो मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ सीख सकती। ठीक है, अब जरा यह देखते हैं ये कह क्या रही है। राम सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। देखिए, छुप छुप के पढ़ना शुरू की और पढ़ ली। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया।
राम सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर के क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर खा भी ले। सोचो कितनी संघर्ष, कितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई किया होगा। ठीक है, अब यहां पे पढ़ते हैं जरा इसके बारे में कि क्या कह रहा है। देखिए यहां पे ये कौन है, जरा इनके बारे में पढ़ते हैं। रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना, देखते हैं क्या है। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। ठीक ना, ये जो महिलाएं हैं धनी परिवार में पैदा हुई, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। ठीक, उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसा रखा जाता था कि जो इंग्लिश है बस सिर्फ पुरुष ही पढ़ेंगे, महिलाएं नहीं पढ़ेगी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसकी शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। देख रहे हो ना, क्या लिखी, सुल्तान का स्वप्न। कहानी में सुल्तान नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। मतलब एक ऐसा जगह था ये लेडी लैंड जहां पे महिलाएं स्वतंत्र तरीके से रह सकती थी, पढ़ सकती थी, काम कर सकती थी और लिख पढ़ करती थी। ठीक ना, इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना जो है लेडी लैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह स्वप्न देख रही थी। अब सच्चाई इसके सामने आएगी। ठीक ना, देखिए फिर क्या कह रहा है। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। जिस समय लड़कियों को स्कूल तक नहीं जाना होता था, उस समय ये क्या करती थी, एक स्वप्न देखती थी कि हम हवाई जहाज भी उड़ाएंगे, यानी पायलट भी बनेंगे। ठीक, इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्यरत है। अब इन्होंने क्या किया, देखिए, हमेशा जो व्यक्ति संघर्ष करेगा समाज से और आगे बढ़ेगा, वो आगे आने वाले जनरेशन के लिए हमेशा सीख के रूप में उभरेगा, ये फिक्स होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे कह रहा है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, ठीक है, वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय की बात कर रहा है। ठीक, चलिए अब इसमें कह रहा है आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं। क्या कह रहा है, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। ठीक है, भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, पता है ना जनगणना, एक क्वेश्चन आपको एक निकल के आ गया ना, जनगणना कितने वर्ष पे होती है, 10 वर्ष पे। 10 वर्ष पे जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु,
पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम इत्यादि। ठीक, कितनी इनकम है, क्या क्या है, सब चीजें। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था। ठीक, इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% ही था। कितना था? केवल 15% था शिक्षित था। 2001 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 76% हो गई और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 54% हो गई। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। तो क्या कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं है, इतनी सारा पॉलिसियां बनाने के बाद भी। फिर कह रहा है शासकीय शब्दावली में दलितों के लिए अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्दावली का उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं ना? चलिए यहां देखते हैं क्या कह रहा है। ये आंकड़ा है। ठीक, फिर कह रहा है कि संभवतः अपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा, सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। क्यों? इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। अभी भी भाई एजुकेशन नहीं है ना। एजुकेशन ही जब नहीं होगी, उनके परिवार के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता ही नहीं होगी, उसकी महत्व भी समझ में नहीं आएगा, तो क्या होगा। फिर कह रहा है वर्ष 2001 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। अब लीजिए, मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक रह पाती है, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष तक समय बिता पाती है। मुस्लिम में भी यही स्थिति है। ठीक ना? दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चे के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित, आगे समझ में ना, न ही शिक्षक या विद्यालय घर के आसपास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन, ठीक है, आदि की व्यवस्था न हो। अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ये है, अरे भाई रीजन ये होता है कि दूर दूर तक, मान लीजिए कि पैदल डिस्टेंस तक अगर स्कूल नहीं है, कहां से जा पाएगा लोग। ठीक, और कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, माता पिता हैं, जो कहीं लॉज में, हॉस्टल में या डेरा लेकर, रूम लेकर, कमरा लेकर उसको नहीं रख पाएंगे, उतना वो प्रेफर नहीं कर पाएंगे, इतनी पैसा उनके पास नहीं है। उस स्थिति में क्या होगा? तो पढ़ाई छोड़ ही देगी ना। वही कह रहा है। फिर कह रहा है ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था, याद है ना? ओम प्रकाश वाल्मीकि वाली कहानी, वही बात कह रहा है वो। अब है महिला आंदोलन। ठीक ना? यह है महिला आंदोलन। तरीके से अभी हम लोगों ने एक महिलाओं की स्थिति के बारे में जाना, लड़कियों की समाज में क्या स्थिति है उसके बारे में जाना, समाज किस तरीके से महिलाओं को देखता है, लड़कियों को देखता है, तरीके से हम लोगों ने अभी अध्ययन पिछले क्लासों में किया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमेशा अपनी
समाज में अपने अधिकार अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको आंदोलन करना होगा। कि आंदोलन कौन करता है? जो व्यक्ति समाज में निचले पायदान पे है, उनको दबाया जा रहा है, तो समाज के विचार विकासधारा से जोड़ा नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं समाज उसको उपेक्षित की शिकार मानती है, ऐसे लोग हमेशा संघर्ष करते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है, यह हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है, मौलिक अधिकार भी है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार। चलिए अब कह रहा है अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य। ठीक, इस सब पे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर है। पहले क्या होता था? कानूनी सुधार। पहले तो ये नहीं पता है कि कानून हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या सुविधाएं देती है सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारा संविधान, तो उसको क्या करते थे हम लोग, किसी तरीके से दबा कुचा देते थे। फिर कह रहा है हिंसा। अब ये तो आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा, घर में महिलाओं के साथ हिंसा, जैसे दहेज के कारण जला देना, मार देना, है नहीं, इसी तरीके से सुसाइड करवा देना, प्रेशर बना बना के, ये सब हिंसा में आएगा। और स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, अब थोड़ी सी सुधार हुई है। फिर कह रहा है ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों खर्च किए। आ गया ना, सारे परिवर्तन है ये अपने आप नहीं है। इसी के एक बढ़ते कदम अगर बात करें तो महिला आयोग कह सकते हैं ना, ठीक ना, क्या करती है ये, महिलाओं की जो हिंसा होते हैं रोकथाम के लिए काम करती है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिलाएं संगठन इस आंदोलन करते हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। आंदोलन में जितने लोगों की मेहनत था और उनकी विशेषताएं एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, आगे देखते हैं, आइए। अब कह रहा है अभियान। क्या है? अभियान। अब देखिए अभियान क्या है। भेदभाव और हिंसा, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाया। अभियान समझते हो ना, एक मुहिम चलाई जाती है। मुहिम मतलब ये होता है कि अपने विचारों को लेकर जागरूक करो, लोगों को जगाना, ठीक ना। महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है, घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। यह हमारा क्वेश्चन का पार्ट हो जाएगा, ठीक ना। क्या है? 2006 में एक कानून बना, घर के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे महिलाएं हैं तो घर के अंदर तरफ तरफ के घुट घुट के जी रही है, उनका शोषण हो रहा है, उनके हिंसा अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो महिलाएं घर के चार दीवारी के बाहर निकल के किसी व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क नहीं कर पा रही है। घर के लोग उसको जा रहे हैं, उनकी बात कर रहा है। ठीक, फिर कह रहा है शारीरिक और मानसिक हिंसा भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। ठीक है, फिर कह रहा है इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। के लिए किया, यौन प्रताड़ित जो महिलाएं होती थी उनके लिए दिशा निर्देश जारी किया। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखें। ठीक है, क्या करते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। तो 80 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, दहेज एक्ट कहते हो ना, जैसे भाई अब दहेज के में पैसे है नहीं, पेरेंट्स लड़की वालों ने हो सकता स्वीकार कर लेते हैं, किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं, या जब दे दिए उसके बाद में
लड़के उसको टॉर्चर करते हैं, मुझे और भी गाड़ी चाहिए, मुझे और ये चाहिए वो चाहिए। तो दहेज का मामला जो है ये काफी भारत में बहुत बड़ा रूप में फैला हुआ है। नवविवाहित युवती को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। देख रहे हैं ना, क्या करते थे, दहेज के लालच में और भी मुझे चाहिए उसके लालच में लड़की को मार देते थे। ठीक है, फिर कह रहा है महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी, कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है, पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। ठीक है भाई, अब बड़े बड़े मान लो कहाँ जाएगा मामला, थाने में जाएगा, बड़े बड़े लोगों का थाने में संपर्क है, फोन आया, मामला खत्म, रफा दफा। महिलाओं ने कहा कि नहीं, ये जो शोषण हो रहा है और ये जो थाने और चाहे कोई भी संस्थान सरकारी गवर्नमेंट जब नहीं लिख पा रही है उस चीज को, तो हम रोड पे उतरेंगे और हमारी आंदोलन होगी। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव का हुआ जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। मतलब समझ में आ गया ना, तब एक ऐसी मामला निकल के आया, उभर के आया, ऐसी आंदोलन अभियान चलाया गया, गांव गांव महिलाएं जो थे सभी महिलाएं इसके क्या हुए, से जागरूक हुए। और अगर समाज में इस तरीके की महिलाएं प्रताड़ित होती थी, महिलाएं की हत्या होती थी, तो डायरेक्ट मुकदमा होता था। ठीक, और उस जो व्यक्ति इस तरीके के जघन्य अपराध करने वाले थे, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ फोटो कुछ दिया जा रहा है। सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य है। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। यानी कि यह आंदोलन कैसी है, एक दो दिन में नहीं संभव है। अगर किसी व्यक्ति को समझते चलिएगा, मान लीजिए कि दहेज के कारण घर के परिवार वालों ने किसी लड़की को मार दिया, लड़की पक्ष क्या करेगा, केस करेगा उस पर। अब केस करेगा तो कहां तक जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, ठीक, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक। यह जो सत्यानी है यह सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ रही है अपनी सरज फाइल लेने के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फिर इसमें आएगा निकल। देखिए पे बैठी हुई हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जागरूकता बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का कार्य है। जागरूकता जानते हो आप क्या होता है, जागरूकता क्या होता है जानते हो? जागरूकता का मतलब है कि आप किसी जानते हैं तो उसको जानिए, उसको जताना, उसको दिखाना, उसको बताना। ठीक ना, कि आपके साथ अगर इस तरीके की घटनाएं घटती है तो आप कोर्ट जाओ, आप न्यायालय में जाओ, आपके साथ साफ होगा, जागरूक कहते हैं ना। फिर कहता है कि तो नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? अपने अपने माध्यम से। जैसे नुक्कड़ नाटक होता है ना, एक्टिंग करके लोग समझाते हैं, गीत के द्वारा समझाते हैं, है नहीं, फिर उसके बाद में कुछ कविताएं के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, इस टाइप से लोगों को अपनी मैसेज देते हैं। चलिए अब अगला कह रहा है विरोध करना। विरोध कैसा होता है? देखिए विरोध मतलब क्या होता है, नारेबाजी। क्या होता है? नारेबाजी करना, मुझे अपना अधिकार चाहिए, सिस्टम नहीं चलेगा, लोगों पे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस टाइप का नाराबाजी होती है। देखिए यहाँ पे जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, क्या होता है? उल्लंघन, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तत्व है। समझ क्या कह रहा है? रैलियां, प्रदर्शन, सब टाइप की चीजें होती है। ठीक है, चलिए देखिए
तरीके का वहां पे महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। अब है यहाँ बंधुत्व व्यक्त कर, मतलब समझते हो ना, भाईचारा, भाईचारा इन द सेंस आपसी संबंध, आपसी प्रेम, आपसी भावना को एक शेयर करने की बात कह रहा है। क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। ठीक है, 8 मार्च क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। को दुनिया भर की औरतें अपने संबंधों को ताजा करने, जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। ठीक, देखिए ये सब है ना आपको। अब यहाँ है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है। चलिए अब ये जो हमारा जो टॉपिक है, ठीक, यानी थर्ड टॉपिक हमारा क्या होता है, खत्म होता है। और अगली क्लास में, ठीक है, इस तरीके से हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अगली क्लास में मैं आपको 7वीं क्लास की पॉलिटी का इकाई 4 स्टार्ट। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।